जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारत के एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम को लेकर आ रही है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जेन टेक्नोलॉजीज एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने में माहिर मानी जाती है। ऐसे में दोस्तों, इस कंपनी के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि कैसे स्टेल्थ ड्रोनों का मुकाबला किया जाए, कैसे इन ड्रोन्स को रोका जाए, क्योंकि स्टेल्थ ड्रोन आप सब जानते हैं कि रडार की पकड़ में भी आसानी से नहीं आते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए जेन टेक्नोलॉजीज ने अपना एक एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार किया और इस सिस्टम को खास तौर पर स्टेल्थ ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और ये टेक्नोलॉजी दोस्तों मल्टी लेयर सेंसर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि कई तरीके के जो सेंसर्स हैं उनका एक समायोजन होता है, जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी डिटेक्शन, वीडियो बेस्ड ट्रैकिंग और रडार इसमें शामिल होते हैं, जो कि ड्रोन की घुसपैठ के खिलाफ एक व्यापक सुरक्षा बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना पहले से ही जेन टेक्नोलॉजी के एंटी ड्रोन सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन अब ये जो स्टेल्थ ड्रोन है वो एक चुनौती बने हुए थे, जिसका मुकाबला कैसे करना था उसका निदान यानी कि उसका सॉल्यूशन अब जेन टेक्नोलॉजीज ने ढूंढ निकाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत फोर्स लिमिटेड ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो भारतीय सेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैक्ट व्हीकल का निर्माण करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्रालय ने FICVs के लिए जो डिमांड रखी है उसमें ये जो व्हीकल्स हैं वो एम्बिफियस होने चाहिए, खास करके इनकी सीमलेस मूवमेंट होनी चाहिए अक्रॉस वाटर बॉडीज में। इसके अलावा इसमें मैन टरेट होना चाहिए, जो कि फ्यूचर कॉम्बैक्ट सिस्टम से लैस होना चाहिए। साथ ही ये FICV एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स यानी कि ATGMs को भी फायर करने में सक्षम होना चाहिए, जो कि फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म पर काम करती हो। FICV में 30 mm की ऑटोमेटिक गन होगी, साथ ही कोएक्सियल मशीन गन, साथ ही स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन और 12 mm की मशीन गन इसमें इंटीग्रेट होगी, जो कि हमारे सैनिकों की बैटलफील्ड में सेफ्टी को भी बढ़ाएगी। यही नहीं, ये जो FICVs हैं उनमें एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम, लेजर वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। और ये FICVs कम से कम 11 जो सैनिक हैं उन्हें अपने साथ ले जाने में सक्षम होना चाहिए। और आपको मैं बता दूं कि भारतीय सेना को करीबन 1750 FICVs की जरूरत है और भारतीय सेना पुराने BMP-1, BMP-2 को बदलना चाहती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस कंपटीशन में ऑलरेडी कई सारी कंपनियां हैं, जिसमें कि आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, L&T और टाटा मोटर्स है। और अब भारत फोर्स भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। और आपको मैं बता दूं कि इस FICV प्रोजेक्ट में ये जितनी भी लिस्टेड कंपनियां हैं उनको मूल्यांकन के लिए भारतीय सेना को एक प्रोटोटाइप देना होगा, जो कि वो अपने खुद के खर्चे से तैयार करेंगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय स्वदेशी कंपनी एंड्योर एयर सिस्टम्स ने अपना एक नया सबल सीरीज का UAV तैयार किया है, जो कि खास तौर पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के काम आएगा। और ये जो सबल सीरीज के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं वो काफी छोटे भी हैं और इलेक्ट्रिकली पावर्ड ड्रोन्स हैं, जिन्हें की मिलिट्री लॉजिस्टिक ऑपरेशन, खास करके कार्गो डिलीवरी और बैटल फील्ड ऑब्जर्वेशन के तौर पर इनका इस्तेमाल किया जाएगा। सबल सीरीज के 2 मॉडल्स हैं, जिसमें कि सबल 10 और सबल 20 है। दोनों ही लो ऑडियो और विजुअल सिग्नेचर छोड़ते हैं, मतलब साफ है कि दुश्मन इन्हें आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और सबल UAV को आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और इसके लिए कम से कम 2 पर्सनल्स की जरूरत होती है। इन्हें तेजी से डिप्लॉय किया जा सकता है। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि इसमें 65% कंपोनेंट्स जो है उन्हें भारत में ही बनाया गया है। और ये जो सबल UAV है वो स्टेट ऑफ द आर्ट डुअल इलेक्ट्रो-ऑप्टिक ऑब्लिक इंफ्रारेड स्टेबलाइज सेंसर टरेट से लैस हैं, जिससे कि लंबी दूरी तक निगरानी भी कर सकते हैं और साथ ही जमीन पर सैनिकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी उपलब्ध करा सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलटों ने कटिंग एज फ्लाइट सिमुलेटर्स को तैयार किया है। आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स हैं, जिनकी कंपनी एक्सेल एरो है, जो कि तेलंगाना बेस्ड स्टार्टअप है, उन्होंने एक्सेल एरो 6 DOF 360 डिग्री फ्लाइट सिमुलेटर को तैयार किया है, जो कि सेना के लिए पायलट प्रशिक्षण को बदलने के लिए तैयार है। एक्सेल एरो सिमुलेटर की बात अगर की जाए तो ये अपने एडवांस मैकेनिकल डिज़ाइन और मोशन क्यूइंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है। और साथ ही ये ट्रेडिशनल स्टीवर्ड प्लेटफॉर्म के विपरीत ये रियल टाइम उड़ान के दौरान पायलटों के द्वारा अनुभव किए जाने वाले G-फोर्स की नकल करते हुए सभी तीनों अक्षों पर यानी कि तीनों एक्सिस पर पूरी 360 डिग्री रेंज प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त सिमुलेटर रियलिस्टिक मूवमेंट प्राप्त करने के लिए सीट में निर्मित एडवांस एक्चुएटर्स का भी इस्तेमाल करता है, जो कि एक अनपैरेलल्ड इंप्रेसिव एक्सपीरियंस होता है। आपको बता दें कि ये जो सिमुलेटर है वो केवल फाइटर जेट्स के लिए नहीं है, बल्कि ये सिमुलेटर अलग अलग हवाई प्लेटफॉर्म पर व्यापक प्रशिक्षण के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि हाई परफॉर्मेंस फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं।
और इस कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ एक्सेल एरो का 6 DOF 360 डिग्री फ्लाइट सिमुलेटर पायलट ट्रेनिंग में एक बड़ी क्रांति लाने का वादा करता है। साथ ही इस तरीके का जो आविष्कार है वो भारतीय एरोस्पेस इनोवेशन में एक महत्वपूर्ण छलांग का भी प्रतिनिधित्व करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट वेदा को लेकर आ रही है। DRDO और प्रोजेक्ट वेदा के लिए काफी तेजी से काम कर रहा है और प्रोजेक्ट वेदा भारतीय आर्म फोर्सेस के लिए डिजाइन किया गया एक नया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि SLV होगा। DRDO की तरफ से कहा गया है कि उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए जो उपकरण हैं उन्हें खरीदना शुरू किया है, साथ ही इंजीनियरों और क्रू दल की भी भर्ती शुरू कर दी है, जिससे पता चलता है कि ये प्रोग्राम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट वेदा, जिसे कि व्हीकल ऑफ डिफेंस एप्लीकेशन कहा जाता है, इसका उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों को उनके डिफेंस सैटेलाइट्स के लिए स्वतंत्र और उत्तरदायी यानी कि इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिव लॉन्च क्षमता प्रदान करना है। और ये डेडिकेटेड जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है यानी कि SLV है, वो एक 3 चरणीय यानी कि 3 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट है, जिसे लगभग 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर 2000 किलोग्राम तक के वजन वाले पेलोड को लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दें कि DRDO इस प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और वेदा SLV का जो पहला चरण है वो K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल पर आधारित होगा और दूसरा और तीसरा चरण सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर टेक्नोलॉजी का होगा। एक खास बात और ये है कि ये जो वेदा SLV है ये रोड मोबाइल डिजाइन है, यानी कि किसी भी जगह पर इसे डिप्लॉय किया जा सकता है और वहां से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जा सकता है। और इसकी जरूरत दोस्तों इसलिए भी महसूस की गई है कि युद्ध के समय दुश्मन सबसे पहले अब सैटेलाइट्स को निशाना बनाते हैं ताकि वो कम्युनिकेशन सिस्टम को खत्म करके आर्म फोर्सेस को अंधा बना दें। ऐसे में तुरंत वेदा SLV अपना काम करना शुरू करेगा और फिर से सैटेलाइट्स को, खास करके डिफेंस सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगा। कहा जा रहा है कि 2025 के अंत में वेदा SLV को लॉन्च किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारत के एक तो 14 MRFA फाइटर जेट की जो डील है उसको अब और देरी हो सकती है। बहुत सारे कारण यहां पर अब सामने आ चुके हैं और आखिरी बार इंडियन एयरफोर्स के जो एयर चीफ मार्शल हैं उन्होंने साल 2023 में MRFA के बारे में कुछ कहा था, लेकिन उसके बाद से MRFA के लिए कोई बात आगे नहीं बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि अगर ये सौदा हो भी जाए 2030 से पहले भारत को पहली डिलीवरी नहीं मिल सकती है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप राफेल डील को भी देखें तो 2016 में इस पे साइन हुए, पहली डिलीवरी 2019 में हुई और पूरी की पूरी फ्लीट 2022 तक आई, यानी कि इस प्रक्रिया में कम से कम 6 सालों का वक्त लगा। सिनेरियो पर अगर हम इसी दृष्टि से MRFA प्रोग्राम को भी देखते हैं तो बात साफ हो जाती है कि 2030 से पहले इनकी डिलीवरी नहीं हो पाएगी। दरअसल MRFA प्रोग्राम में कई तरीके के हर्डल्स यानी कि बाधाएं भी हैं, जिसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और मेक इन इंडिया इंटीग्रेशन, ये 3 हर्डल्स यहाँ पर मेन बने हुए हैं। अगर 2026 तक भी ये सौदा हो जाता है तो पहले MRFA फाइटर जेट की डिलीवरी 2029 से पहले नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर देरी हुई तो ऑब्वियस सी बात है इसे और टाइम लग सकता है। हालांकि दोस्तों ये जो देरी हो रही है वो भारत की कॉम्बैट तैयारियों को प्रभावित कर सकती हैं, इसीलिए भारत को तेजी से अन्य विकल्पों पर भी ध्यान देना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारत को चाइना और पाकिस्तान से 2 फ्रंट वॉर का खतरा है। आगे आप देखेंगे कि चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के पास भी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स आ जाएंगे। हालांकि भारत की AMCA परियोजना यहाँ पर एक बड़ा जवाब तो जरूर है, क्योंकि भारत का AMCA फाइटर जेट एक मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर होगा जो कि एयर सिक्योरिटी, ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मिशंस को करेगा। और ये नहीं, भारत एक और बड़ा फैसला लेने वाला है जिसमें कि भारत की जो डिफेंस प्रतिष्ठान है वो अपनी टेक्नोलॉजी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रशिया, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के साथ साझेदारी करने के बारे में भी विचार शुरू कर चुके हैं। और ये साझेदारियां एडवांस रडार सिस्टम, स्टेल्थ कोटिंग और इंजन विकास जैसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी तक पहुंचने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, जो कि AMCA परियोजना की सफलता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और इस तरीके का सहयोग अगर अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत क्षेत्र में चाइना के प्रभाव को संतुलित कर सकता है और पाकिस्तान पर तकनीकी बढ़त भी बनाए रखेगा। दरअसल दोस्तों दोनों देशों के शस्त्रागार में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट शामिल होने से मौजूदा तनाव भी बढ़ सकता है और सैन्य टकराव का खतरा भी बढ़ सकता है, क्योंकि इन विमानों की गुप्त क्षमताएं होती हैं जिनका पता लगाना बहुत कठिन होता है। ऐसे में दोस्तों कुछ ऐसे भी हमले किए जा सकते हैं जिनका पता भी ना चले और इससे संघर्ष और बढ़ सकता है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब या आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।